नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार बुद्धा डिग्री कॉलेज से। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे निरंतर सुख एवं समृद्धि, अर्थात उभय सुख एवं समृद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो निरंतर सुख एवं समृद्धि, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि सुख की परिभाषा क्या होती है, कि मतलब सुख किसको कहा जाता है। तो सुख, खुशी या हैप्पीनेस उसको बोलते हैं कि अपने जीवन में मनपसंद चीज़ों के मिल जाने से जो आपकी सकारात्मक अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, खुशी कहते हैं। जो आपकी सकारात्मक अनुभूति होती है उसको हम क्या कहते हैं, खुशी कहते हैं। और अगर आपके पास जो कुछ है उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं। मतलब कि अगर आपके पास दो ही जोड़ी कपड़े हैं और अगर आप मतलब उससे संतुष्ट हैं तो फिर आपको कोई खुश होने से रोक नहीं सकता। और आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन आप उससे अगर संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपको दुखी होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। अर्थात मतलब कि आपकी कोई भी मनपसंद चीज़ है वो आपको जब मिल जाती है तो जो एक आपका मनोभाव परिवर्तन होता है, मनोभाव में जो चेंजिंग आती है उसी को हम क्या कहते हैं, खुशी कहते हैं। जैसे कि क्या होता है, किसी को उसकी मनपसंद मिठाई मिल जाए, चाहे किसी को उसका मनपसंद चॉकलेट मिल जाए, चाहे किसी को उसका मनपसंद खाना मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, मगन हो जाता है, या क्या उसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में कहते हैं कि वह खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो मतलब कि जब आपकी मनपसंद चीज़ या मनपसंद मिठाई मिलती है तो आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है। और वो सकारात्मक परिवर्तन आपको सकारात्मक कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो किसी भी चीज़ के मिलने से जो आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आता है उसी को हम कहते हैं हैप्पीनेस अथवा खुशी, उसी को हम हैप्पीनेस अथवा खुशी कहते हैं। और अगर आपके पास जो भी चीज़ है उससे अगर आप मतलब खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आप सुखी हैं। आप अगर साइकिल पाकर भी संतुष्ट हैं कि हाँ हमारे पास साइकिल है, और अगर खुश हैं तो आप खुश हैं, और नहीं तो आपके पास कार भी है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दुखी हैं। तो मतलब कि खुशी के लिए सबसे मेन चीज़ ये होना चाहिए, मेन चीज़ क्या है, आपका क्या है, संतुष्ट होना। मतलब कि अपने आप को संतुष्ट रखिए, या सिंपल ये कहा जाता है कि जो आपके पास चीज़ें हैं उनसे क्या रहिए कि आप खुश रहिए, और क्या कीजिए, बेटर के लिए हमेशा जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब कि कभी भी जो आपके पास है उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें आपके पास हैं, और हमेशा कोशिश कीजिए, बेटर का प्रयास कीजिए कि जो चीज़ें हैं या जो भी आपका जीवन स्तर है उससे और अधिक हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो बेटर कैसे कर सकते हैं, कि बेटर इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए हम पढ़ने में नहीं अच्छे हैं तो दूसरों से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर 1.5 घंटा पढ़ रहा है और हम थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हैं तो हम क्या करेंगे, हम 2 घंटा पढ़ेंगे, 2.5 घंटा पढ़ेंगे, ताकि हम उसके बराबर अंक हासिल कर सकें। कुछ लोगों को खुशी इसी बात से मिलती है कि अगर वो फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए, चाहे डिक्टेशन के पास हो गए, उससे भी खुशी मिलती है। बहुत से लोगों को खुशी मिलती है कि हम अपने माँ बाप के काम आ गए, हम अपने समाज के काम आ गए। ये भी आपका एक खुशी का कारण होता है कि हम उससे प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोगों को अपने माँ बाप के सपने पूरा करके या अपने माँ बाप की जो भी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करके भी क्या होता है, खुशी मिलती है। उनको भी उससे क्या होता है, आपका खुशी मिलती है। तो जो कोई भी चीज़ आपके पास है उससे अगर आप संतुष्टि भाव में हैं तो इसका मतलब कि क्या है, कि आप उससे खुश हैं। फिर दूसरा बात आता है समृद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉस्पर्टी। प्रॉस्पर्टी, तो प्रॉस्पर्टी का मतलब ये होता है सिंपली कि आर्थिक रूप से सफल या संपन्न, या धन की बहुलता। अगर आप
कोई भी मतलब समृद्ध कहा जाए, समृद्ध का इन जनरल मतलब होता है कि आर्थिक रूप से अगर आप संपन्न हैं या आप आर्थिक रूप से आपके पास सफल हैं तो उसको हम कहते हैं संपन्न। संपन्नता भी कई प्रकार की होती है अगर कहा जाए तो। एक होती है बौद्धिक संपन्नता। तो बौद्धिक संपन्नता का मतलब ये कि आप क्या कीजिए कि ये पढ़ने लिखने में अच्छे हों, आपका बुद्धि तीव्र हो या आप तीक्ष्ण बुद्धि के हों, तो उसको कहेंगे बौद्धिक रूप से संपन्न। कुछ जो देश होते हैं या कुछ राज्य होते हैं वो खनिज लवण से आपके क्या होते हैं कि उससे संपन्न होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, खनिज संपन्न देश या खनिज संपन्न राज्य। जैसे कि अगर आपके इंडिया की बात किया जाए तो हमारा जो झारखंड है और उड़ीसा है वो और राजस्थान है, वो क्या है कि आपका वो आपके खनिज संपन्न क्या हैं कि वो अपने खनिज से संपन्न है, इसलिए उनको खनिज संपन्न या खनिज समृद्ध उनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र कहा जाता है। उसी तरह या समृद्धि का सिंपली सा मतलब ये होता है कि आप क्या है कि समृद्धि का सिंपली मतलब ये होता है कि आपकी आर्थिक संपन्नता, कि मतलब कि आप आर्थिक रूप से कितने ज़्यादा संपन्न हैं, मतलब कि आपके पास रुपए पैसे कितने हैं, आपके पास गाड़ी घोड़ा कैसे है। अगर मतलब आप निर्धनता, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से दूर हैं तो इसका मतलब कि आप संपन्न हैं। यानी कि संपन्नता का सिंपल मतलब ये होता है कि आप आर्थिक रूप से, यानी आपके पास धन दौलत कितनी है उसके रूप में अगर संपन्न है, उसके रूप में अगर आप संपन्न हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। और जो लोग समृद्ध लोग होते हैं तो उनके लिए ये बेरोजगारी, निर्धनता, ये सब शब्द क्या होते हैं, उनके वो डिक्शनरी में होते ही नहीं हैं, होते ही नहीं हैं। अगर समृद्ध का मतलब होता है इन जनरल क्या होता है, समृद्ध का मतलब होता है आर्थिक रूप में। मतलब क्या है कि आपके पास भरपूर पैसे हों खर्च करने के लिए, अपने भी खर्च करने के लिए, अपने परिवार के ऊपर भी खर्च करने के लिए अगर आपके पास भरपूर रुपए पैसे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको संपन्न कहा जाएगा। अब ये होता है कि खुशी और समृद्धि में क्या संबंध होता है। तो खुशी और समृद्धि में ये संबंध होता है कि अगर हम नया कोई कार लेते हैं, चाहे नया कोई बाइक लेते हैं, तो वो एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन उस नई कार चाहे नई गाड़ी को लेने पे हमारे अंदर एक सकारात्मक अनुभूति होती है। मतलब जब हम उसको नया नया लाते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे में सकारात्मक अनुभूति होती है या हमें खुशी मिलती है, या जब हम उसको चलाते हैं और 2-4 लोग उसकी तारीफ़ करते हैं तो क्या होता है कि हमें उसकी खुशी मिलती है। मतलब कि समृद्धि भी अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं खुशी से जुड़ी हुई है। खुशी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा निर्धन रहेंगे तो जल्दी क्या हो जाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि खुश रहने के लिए भी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, यानी मिनिमम मनुष्य की आवश्यकता होती है जो कि पूरी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर पा रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या रहेगा, दुखी रहेगा। वो क्या रहेगा, दुखी रहेगा। क्योंकि अगर वो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को ही नहीं अगर नहीं पूरा कर पा रहा है तो वो क्या रहेगा, वो खुश नहीं रह पाएगा। और जब खुश नहीं रह पाएगा तो वो संतुष्ट भी नहीं रहेगा, न अपने परिवार को क्या करेगा, संतुष्ट कर ही पाएगा। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि अगर मतलब खुश रहने के लिए संपन्नता भी ज़रूरी है। बहुत अधिक संपन्नता नहीं ज़रूरी है, लेकिन संपन्नता ज़रूरी भी है। इस प्रकार खुशी और संपन्नता क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी भी रहती है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहती है। अगर हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम खुश नहीं रहेंगे। या अगर कहा जाए कि हम निर्धन हैं या बेरोजगार हैं तभी भी हम खुश नहीं रह पाएंगे और न अपने परिवार को न ही अपने माता पिता को खुश रख पाएंगे। इसलिए संपन्न होना भी आपका या समृद्धि होना भी आपकी खुशी के लिए ज़रूरी होती है। अब ये देखते हैं कि ये
खुशी और समृद्धि में अंतर क्या है, या उनके बीच में अगर कहा जाए अलगाव कैसे है, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी कोई समृद्ध व्यक्ति है वो आपका खुश ही है। क्योंकि क्या होता है कि खुशी का कोई पैरामीटर नहीं होता है। कुछ लोग आपका साइकिल पाकर भी खुश हो जाते हैं, और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं समाज में जो कि आपका कार से चलते हैं तो वो हेलीकॉप्टर का सोच सोच के परेशान रहते हैं और खुश नहीं रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह कोई गारंटी नहीं है कि जो भी व्यक्ति अगर समृद्ध है तो वो क्या होगा, खुश ही होगा। मतलब समृद्धि कहीं भी हमें खुशी की गारंटी नहीं देती है। ये नहीं है कि हाँ, किसी व्यक्ति को कार दे दिया जाए तो वो खुश ही हो जाएगा। हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए उस चीज़ को नए नए पर वो खुश हो, लेकिन फिर उसकी इच्छाएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, और फिर वो उसकी खुशी कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को खुश रहने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि वह अपनी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट रहे, यानी वर्तमान जो भी उसकी परिस्थितियां हैं उससे वह क्या है, खुश रहे, और अच्छे के लिए सदैव प्रयासरत रहे। मतलब कि नहीं तो कुछ लोगों को तो ऐसा भी होता है कि अपने माँ बाप से भी शिकायत होती है कि हाँ, हाँ, या अपने आप से शिकायत होती है कि हम क्यों गरीब घर में पैदा हो गए। ठीक है, आप मान लीजिए गरीब घर में पैदा हो गए, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि गरीब घर में पैदा होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये बुराई है। मतलब कि अगर गरीब पैदा होकर आप गरीब मर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं किया या बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो ये संक्षेप में कहने का मतलब ये है कि कहीं भी समृद्धि जो होती है वह खुशी की गारंटी नहीं होती है। मतलब समृद्धि कभी भी खुशी की गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि हम अगर एक वस्तु पाने से खुश होते हैं तो फिर तुरंत हमारे मन में दूसरी वस्तु के लिए क्या होता है, लालच उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि हम एक चीज़ से, मनुष्य का स्वभाव है कि कभी भी संतुष्ट रह ही नहीं सकते। अतः कभी भी जो आपकी समृद्धि होती है वह खुशी का क्या होता है, गारंटी नहीं होती। और आजकल अगर देखा जाए वर्तमान परिस्थिति में, तो खुशी का सबसे बड़ा मतलब होता है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य, अगर आप कितना भी साधन संपन्न हो, कितने भी बढ़िया कार में बैठे हों, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही है और या आप क्या बोलते अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप संभव ही नहीं है कि आप खुश रह पाएँ। और वर्तमान परिस्थिति में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो आप साइकिल से भी चलेंगे या साइकिल भी चलाएंगे, साइकिल को छोड़ दीजिए आप पैदल भी चलेंगे, तभी भी आप क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आप रोग रहेंगे या बीमार रहेंगे, तो आप हेलीकॉप्टर से भी चलेंगे तभी भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए आपका उत्तम स्वास्थ्य होना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये हम बात करते हैं कि निरंतर सुख एवं समृद्धि, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने सुख और समृद्धि, उनके बीच में समानताएं, उनके बीच में असमानताएं, इनके बारे में देखा है। अब हम ये देखते हैं कि जीवन में या अपने जीवन में हमको सदैव यानी हमेशा खुश रहना है और या हमेशा आनंदमय रहना है या उभय सुख चाहिए हमको या चिर सुख चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए या हमारे अंदर क्या क्या गुण ऐसे रहें जिससे कि हम जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद पाएँ। मतलब कि उभय सुख एवं समृद्धि, इस ये हम कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उभय सुख अथवा समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए 3-4 पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये है कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग सही हो, यानी कि समझ सही हो। दूसरा ये कि रिलेशनशिप यानी आपसी जो संबंध हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटी, मतलब कि जो भी आपकी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपकी जो भी बुनियादी आकांक्षाएं हैं
उसके भी पूरा करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यानी कि अगर आप निरंतर सुखी या निरंतर खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ होता है सही समझ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। तो अब ये बात करते हैं कि सही समझ, इसका अर्थ क्या होता है। सही समझ का क्या अर्थ होता है? तो सही समझ का आपका अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि का सबसे प्रभावी एवं बेहतर ढंग से प्रयोग करना ही सही समझ कहलाता है। मतलब कि अपनी बुद्धि का या अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, सही समझ कहते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि समझदार लोग रहते हैं, बहुत सी विकट परिस्थितियों में भी हंसते हंसते निकल जाते हैं। अब बहुत से लोग रहते हैं जिनकी सही समझ नहीं रहती है, तो वो उन विकट परिस्थितियों में क्या होते हैं, घिर जाते हैं, या उस विकट परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत से ये होता है कि विकट परिस्थितियों को भी चेज करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत से होता है, व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो विकट परिस्थितियों के सामने क्या करते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं, या ये कहिए कि हार मान लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सही समझ यही होती है कि अपनी बुद्धि का सबसे प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना। और समझ क्या होती है कि जगह या मैन टू मैन क्या होती है, वैरी करती है, या ये कहिए कि आपका परिवर्तनशील भी है। सही समझ वाला व्यक्ति ये जानता है कि हमको कहाँ पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए। इसकी पहचान जो होती है वो बखूबी होती है सही समझ वाले व्यक्तियों को। जैसे कि कोई भी अगर सही समझ वाला व्यक्ति है, तो अगर वो बालक कहीं अपने रिलेटिव में गया या अपने रिलेशन में गया, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा कि हमारा रिलेशन कहाँ कहाँ है, या हमारे सगे संबंधी कौन कौन से हैं, और ये इन सबों पर चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि अपने रिलेशन को नहीं बताएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा कि हमने कौन कौन सी पढ़ाई की, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों हमारा स्ट्रांग है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा, और ये फोकस करेगा कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट कराया, कौन सा आपका लाइव प्रोजेक्ट कराया। इन सब चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करेगा, ताकि कोई भी जो इंडस्ट्री वाला है वो आपके नॉलेज की अच्छे से क्या कर सके, परख कर सके, और आपके बारे में क्या कर सके, जान सके। उसी तरह अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, तो वो इसके बारे में ज़्यादा फोकस करेगा कि हमने किस किस इंडस्ट्री या किस किस कंपनी में क्या क्या काम किया, किन किन चीज़ों पर काम किया, और किन किन चीज़ों को हमारा कितना अनुभव है। यानी कि व्यक्ति वही रहता है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार अपने वो बातों को या अपनी समझ को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो समझ उसी को कहते हैं कि अपनी बुद्धि का क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा करने आ रहा है, तो उस समय आपकी समझ या सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप उससे झगड़ा ना कीजिए, आप थोड़े से शांत रहिए। हो सकता है कि उस झगड़े का अंत वहीं पर हो जाए। नहीं तो अगर आप भी कुपित होंगे, चाहे आप भी झगड़ा करेंगे, तो वो झगड़ा क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। आपके स्तर से हो सकता है कि 2-4 लोग और इन्वॉल्व हो जाए, तो उसका स्तर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और उसको अगर आपने अपने ही लेवल पर निपटा दिया, या अपने ही समझ से उसको रिज़ॉल्व कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो समझ किसको कहते हैं, अपनी बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ, अपनी बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ जो आपका प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ या बेहतर ढंग से प्रयोग करना, उसी को हम क्या कहते हैं, सही समझ कहते हैं। और सभी व्यक्तियों को समझ में होना चाहिए कि हम किस बात का या किन चीज़ों का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किन शब्दों का हम कहाँ पर प्रयोग न करें। अगर हम समझ बूझ का प्रयास करेंगे, तो बहुत सी समस्याओं से क्या होगा, स्वयं ही निकल जाएंगे, किसी की हमको सहायता की ज़रूरत नहीं रहेगी। और सही समझ से हम क्या होगा कि बहुत सी मुसीबतों को या बहुत सी समस्याओं को क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिक रूप से टाल सकते हैं, या उसको हम क्या कर सकते हैं,
मिनिमाइज कर सकते हैं या उनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सही समझ का प्रयोग नहीं करेंगे तो समस्याएं क्या होंगी, बड़ी हो जाएंगी और उन समस्याओं का जल्दी समाधान भी नहीं निकलेगा। इसीलिए हर परिस्थिति में क्या होता है कि हमें सही समझ का प्रयोग करने आना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हों तो हमारी समझदारी सबसे बड़ी ये है कि हम जितने भी ट्रैफिक रूल हैं या जितने भी सड़क पर चलने के जितने भी एटिकेट्स हैं या रूल हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए। अगर हम बाइक्स वगैरह से 2 पहिया से या 4 पहिया जा रहे हैं तो जितना भी हमारे दिशा निर्देशक हैं या जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं, ट्रैफिक रूल होता है, यातायात के जो भी नियम होते हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, अक्षरशः क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। कहीं से भी हमको यातायात नियमों से का वायलेंस नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमें जुर्माना भी भर सकता है और हमारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है या दुर्घटना घटने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हमेशा हमको सड़क पर भी क्या होना चाहिए कि सही समझ का क्या होना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। सही समझ आपको बहुत सी मुसीबतों से क्या कर देगा, दूर कर देगा। सही समझ जो करेगा वो बहुत सी आपकी मुसीबतों से क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक दूर कर देगा। और जो सही समझ का प्रयोग नहीं करता है वह क्या होता है, हमेशा आपका परेशान रहता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है या जिसकी समझ अच्छी है वह क्या होता है, बहुत सी समस्याओं को वो क्या करता है, स्वयं ही उनका निराकरण कर देता है। तो इंडस्ट्री वगैरह में भी कोई भी मालिक होता है वो सही समझ वाले व्यक्तियों को ही क्या करता है, चुनता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति ये होता है, कोई भी अगर समस्या है, अगर वो उस सूझबूझ से उस समस्या का निराकरण कर देता है तो वो हर जगह उपयोगी रहता है। अगर छात्र होता है तो छात्र के रूप में भी उपयोगी होता है, मित्र रहता है मित्र के उपयोगी में भी रहता है, और किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी में वह क्या होता है, कंपनी के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। अगर मान लीजिए कभी कोई चीज़ हुई, कोई मीटर ही है, कोई मशीन ही शट डाउन कर गई या किसी कारणों से आपका उत्पादन जो होता है वह ठप हो गया, और अगर आपने अपनी सूझबूझ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस समस्या का निदान कर दिया तो निश्चित रूप से आप कंपनी के लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे। और कंपनी के जो भी मालिक हैं या मैनेजर वगैरह हैं या जो भी उनका प्रशासनिक अमला है वह आपके ऊपर क्या करेगा, विश्वास करेगा और आपको ज़्यादा स्नेह भी करेगा। तो जीवन में आपका सही समझ बहुत ज़रूरी है। और सदैव खुशी के लिए भी या उभय खुशी के लिए भी आपका जो सही समझ है यह क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आप हर समय या हर जगह पे सही समझ का प्रयोग करेंगे तो बहुत सी समस्याओं का खुद निवारण हो जाएगा और आप हमेशा क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप क्या रहेंगे, चिंताग्रस्त नहीं रहेंगे, कोई भी चिंता आपके पास फटकेगी भी नहीं। और वही अगर आपका सही समझ नहीं है तो आप हमेशा चिंताओं से घिरे रहेंगे और आपको जगह जगह पर या बहुत सी जगहों पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपनी समझ का भरपूर प्रयोग करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की भी हिंसा से किसी का भी कोई भला नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि अपनी समझ का प्रयोग करना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, इसका सलूशन कैसे निकल सकता है। अब दूसरा एक पॉइंट आता है उभय सुख या उभय समृद्धि के लिए, वह आता है आपसी संबंध। आपसी संबंध का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के साथ जो हम व्यवहार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आपसी संबंध करते हैं। एक दूसरे के साथ जो हम व्यवहार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आपसी संबंध कहते हैं। तो सदैव खुश होने के लिए क्या है, आपका आपसी संबंध भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक दूसरे के साथ रहने के लिए जो आपसी संबंध है वह क्या होने चाहिए कि वो बहुत अच्छे रहने चाहिए। तो ये आपसी संबंध का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के साथ व्यवहार को ही हम आपसी
संबंध कहते हैं। जैसे कि इसी समय है कि अगर आपके आपसी संबंध या आपके परिवार में आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। एक हमेशा खुश रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपके जो आपसी संबंध हैं वह क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अगर आपके आपसी लोगों के बीच में स्नेह नहीं है तो क्या होगा, आप कभी भी खुश रह ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा खुश होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके आपसी संबंध हैं, आपके अपने माता पिता से या आपके अपने भाई से या आपकी अपनी पत्नी से या आपके अन्य रिश्तेदारों से या आप शहर में रह रहे हैं तो अन्य मोहल्लों वालों से, उनके बीच में जो भी आपका रिलेशनशिप है या संबंध है वह क्या होने चाहिए, या आपसी जो भी व्यवहार है उनके साथ जो भी व्यवहार है वह क्या होना चाहिए, आपका मृदु होना चाहिए। किसी से भी आपको मोहल्ले में चाहे कहीं भी आपको क्या करना चाहिए, कभी भी झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करना चाहिए कि सभी के साथ हमारे जो संबंध रहें वो क्या रहें, अच्छे रहें। अगर सभी के साथ हमारा व्यवहार या संबंध अच्छे रहेंगे तो हमको कम से कम प्रॉब्लम का या कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और कभी आपके जीवन में समस्या आएगी तो अगर सभी के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपकी लोग मदद करने के लिए भी आएंगे। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत ही कम लोग आपकी हेल्प करने या मदद करने आएंगे। तो मदद करना भी अब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है या रिलेशन कैसा है। अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो वो क्या होगा कि आपके उभय सुख या उभय समृद्धि के लिए क्या होता है, यह बहुत ही ज़रूरी होता है या बहुत ही क्या होता है, एसेंशियल होता है। तो आप अगर अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप क्या करें, जो जो आपके आपसी संबंध हैं वह क्या होने चाहिए, हमेशा अच्छे होने चाहिए या हमेशा क्या होने चाहिए, प्रगाढ़ होने चाहिए। अगर आपका परिवार के बीच में आपसी संबंध अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से आप क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। और परिवार ही आपकी ताकत होती है। अगर आप परिवार में अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमेशा क्या होगा, वो दुख का कारण होगा। और वही अगर परिवार में आपका रिलेशन अच्छा है या आप परिवार वालों से और अन्य लोगों से व्यवहार अच्छा करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आएगी तो परिवार आपका हमेशा क्या रहेगा, आपके साथ रहेगा। तो किसी को भी अपने साथ रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि आपका और उनके बीच में जो परस्पर संबंध हैं वह क्या होने चाहिए, काफ़ी अच्छे होने चाहिए। परस्पर संबंध अगर अच्छे रहेंगे तभी कोई आपकी हेल्प करने आएगा, या आप किसी मुसीबत में हैं तो आपका क्या करेगा, कोई भी हेल्प करेगा। अगर आपका और आपके परिवार में संबंध अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भी मुसीबत आएगी, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा या मदद को क्या करेगा, नहीं करेगा। वही आपका सबके साथ व्यवहार अच्छा रहेगा तो क्या होगा, वो आपका मदद करेंगे, सभी लोग आपकी हेल्प करेंगे या सभी लोग आपकी मदद करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है फिजिकल फैसिलिटी, मतलब कि सदैव खुश होने के लिए कुछ मिनिमम भौतिक सुविधाओं का भी रहना ज़रूरी है। अगर बुनियादी या भौतिक सुविधाएं नहीं रहेंगी तभी भी आप क्या होगा, खुश नहीं रह पाएंगे, मतलब कि प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। अगर आपके पास बुनियादी सुविधा ही नहीं है तो हमेशा क्या होगा, परेशान रहेंगे। मतलब कि खुश रहने के लिए कुछ बुनियादी जो आपके सुविधाएं हैं वो भी आपकी बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह क्या होती है कि आपके पास कम से कम इतनी वो पैसे रहें कि आप कुछ जो मिनिमम भौतिक सुविधाएं या आपकी भौतिक वस्तुएं हैं उनको आप क्या कर सकें, खरीद सकें। ये भी आपकी निरंतर खुशी के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगी। अगर आप एक मिनिमम या नीचे वाली चीज़ नहीं खरीद पाते हैं तभी भी आप क्या होगा, सुखी नहीं रह पाएंगे। और लास्ट में क्या है कि बुनियादी मानवीय आकांक्षाओं का पूरा करना। अगर आप जितने भी आपकी बुनियादी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी जिम्मेदारी है या आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है, या आपका मान लीजिए आपके फादर का या मदर का आपके प्रति कोई भी दायित्व है, अगर आप उनको भी खुशी खुशी पूरा करते हैं तो भी क्या होता है,
कि आप सदैव खुश रह सकते हैं। इसीलिए सदैव खुश रहना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए क्या है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कीजिए। अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप जीवन में क्या कर सकते हैं, सदैव खुश रह सकते हैं। और अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप सदैव खुश नहीं रह पाएंगे। तो इस वीडियो को बस इतना यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।